हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि कौन सी वस्तुएं ऊष्मा की चालक होती हैं और कौन सी कुचालक होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मा के चालक से। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा के चालक कहते हैं। जैसे उसकी उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा, कॉपर। हम घरों में गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर जिन बर्तनों का उपयोग करके किसी भी चीज को गर्म कर सकते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा के चालक। इसके बाद है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी का एक और नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। इसके उदाहरण है लकड़ी, ऊन, कागज। इन वस्तुओं में आपने देखा होगा कि जैसे ही इन्हें गैस के ऊपर रखा जाता है ये जल जाते हैं। अगर कोई वस्तु जल गई तो वह ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाएगी? नहीं लेकर जा सकती ना। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? कुचालक। तो इसमें अंतर, इसकी उदाहरण, इस तरह से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। इसके बाद है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको ऊष्मा का स्थानांतरण की विभिन्न विधियों के बारे में समझाया गया है। अब हम करेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों का अध्ययन। सबसे पहली विधि होती है चालन, दूसरी होती है संवहन, तीसरी होती है विकर्ण। चालन की विधि में क्या होता है? यह विधि मेन ठोस वस्तुओं में होती है। ठोस वस्तुओं में जो अणु होते हैं, एक अणु को ऊष्मा मिली, उसने अपने साथ प्रेजेंट दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण कर दिया। दूसरा अणु तीसरे अणु में स्थानांतरित करेगा, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में। इस तरह से ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु तक पहुंच जाती है। यहाँ पर अणु जो होते हैं अपनी स्थिति पर ही रहेंगे, लेकिन वो ऊष्मा को आगे आगे पहुंचाते जाते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इस विधि के उपयोग ठोस वस्तुओं को गर्म करने में किया जाता है। जो माध्यम इसमें उपयोग किया जाता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास उन्होंने एक क्रियाकलाप दिखाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि हमने स्टैंड के ऊपर, ये जो स्टैंड या रोड है ये हमने किसका लिया है? एल्यूमिनियम का। उसके ऊपर हमने मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए हैं। एक तरफ से हम मोमबत्ती की सहायता से एल्यूमिनियम की रोड को गर्म कर रहे हैं। तो कुछ ही मिनटों में हम क्या देखेंगे कि उसका जो सिरा गर्म हो गया वो ऊष्मा को अपने एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे से तीसरे अणु, इस तरह से स्थानांतरित करता हुआ पूरी रोड को गर्म कर देता है, जिसके फलस्वरूप इसके साथ चिपकी हुई मोम धीरे धीरे पिघलकर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। तो इस ठोस में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से हुआ है? चालन विधि से। इसे हम क्या कहते हैं? चालन विधि। नेक्स्ट है हमारे पास संवहन। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि होती है जिसमें अणु अपनी जगह को छोड़ते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो अणु ऊष्मा को लेकर गर्म भाग से ठंडे भाग में चले जाते हैं। इसमें आपको माध्यम की आवश्यकता भी पड़ती है। इस विधि के द्वारा द्रव तथा गैसीय वस्तुओं को गर्म किया जाता है। जिस माध्यम में संवहन होता है वह माध्यम भी गर्म हो जाता है, लेकिन हाँ यह प्रक्रिया धीमी होती है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे पास हमारी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी फॉर संवहन।
संवहन की एक्टिविटी में आपको क्या दिखाया गया है कि आपने एक गोल पेंडे का फ्लास्क लिया। ये है हमारा फ्लास्क। इसको हमने बर्नर के ऊपर जाली रखकर रखा हुआ है। बर्नर से ऊष्मा जो है वो इस पानी तक पहुंचेगी। पानी के अंदर हमने यहाँ पर ये दिमाग में रखना, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को एक स्टार की हेल्प से, स्टार मीन्स पाइप की हेल्प से उसके क्रिस्टल को बिल्कुल नीचे, समझ रही हो, हमने क्रिस्टल को फ्लास्क के बिल्कुल निचले हिस्से तक रख दिया। अब आप क्या देखोगे कि पानी जब गर्म हो रहा है तो ये जो इसका कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये ऊपर की तरफ उठता है। इसका कलर जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो कलर साइड से नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ। ये प्रक्रिया रेगुलरली होती रहेगी। तो ऐसा सीन आपको क्यों नजर आया? होता क्या है कि जो जल ज्वाला के पास होता है वह गर्म हो जाता है। अब गर्म जल जो होता है वह ऊपर की तरफ उठेगा और उसकी जगह को भरने के लिए ठंडा जो जल होगा वो नीचे आ जाएगा। फिर वो गर्म होगा, ऊपर जाएगा और ऊपर वाला जल नीचे आ जाएगा। इसी तरह से यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं? संवहन। संवहन की दूसरी एक्टिविटी जिसमें हम वायु में संवहन को दिखाएंगे, तो उसके लिए हमने ली है एक कैंडल। कैंडल में एक हाथ हमने उसके पार्श्व पर रखा है और दूसरा हाथ बिल्कुल लो के ऊपर रखा है। आप क्या देखोगे कि जो हाथ पार्श्व में रखा है वहां पर आपको कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही, परंतु जो लो के ऊपर रखा है वो गर्मी महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो हाथ हमने ऊपर रखा है वो गर्मी क्यों महसूस करता है? लो और हाथ के बीच में जो वायु होती है वो लो के पास जो वायु होगी वो गर्म हो जाएगी, तो गर्म वायु उठकर ऊपर जाएगी। उसकी जगह पर यहाँ पर जो ठंडी वायु है वो नीचे हो गई। अब वो लो के नजदीक होगी, वो गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी। यह प्रक्रिया रेगुलर चलती जाएगी जब तक ये सारी हवा गर्म नहीं हो जाती। तो इस तरह से ये चीज माध्यम जिसमें हवा भरी है वो गर्म हो गया, जिसके कारण मेरा हाथ जो लो के ऊपर रखा था वो गर्म हो गया। दूसरा हमारे पास है ऊष्मा स्थानांतरण की लास्ट विधि जिसे हम कहते हैं विकिरण। इस विधि में ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा स्रोत से माध्यम हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम हमें चाहिए ही, तो बिना माध्यम के भी ठंडे भाग तक पहुंच जाती है। जैसे सूरज से मनुष्य के शरीर तक ऊष्मा जो पहुंचती है, तो उस विधि में क्या होता है, सूर्य की किरणें हमारे तक पहुंचती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? विकिरण। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में जो भी वस्तुएं ऊष्मा को रोकती हैं वह गर्म हो जाती है। माध्यम पूरा गर्म नहीं होगा, जो वस्तुएं ऊष्मा को रोकेंगी उसके रास्ते में आएंगी वो गर्म हो जाएंगी, इसलिए माध्यम गर्म नहीं होता। और यह सबसे फास्ट अभिक्रिया प्रक्रिया होती है। कितनी फास्ट होती है आपको पता है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी फास्ट प्रकाश जो है वो चल रहा होता है। तो यह प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है। ये क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का भी डाल सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा चालन, संवहन तथा विकिरण में क्या अंतर है। अब हम समझेंगे कि किस तरह से समुद्र समीर तथा थल समीर बनती है। तो सुबह के समय जब सूरज चमक रहा होता है तो सूरज की गर्मी के कारण धरती गर्म हो जाती है।
पानी जो समुद्र में होता है वो भी गर्म होता है, लेकिन वो धरती के कंपैरिजन कम गर्म होता है। धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। धरती को हम थल भी कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो क्या होगा कि धरती के ऊपर जो वायु है वो गर्म होने के कारण हल्की हो जाएगी। हल्की हो गई तो वो चलेगी और पहुंच जाएगी समुंदर की तरफ। समुंदर में ठंडी हवा है, तो ये ठंडी हवा इस खाली जगह को जहां से गर्म हवा चली है उसको भरने के लिए समुंदर की ठंडी हवा धरती की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा एक चक्कर बन गया कि धरती से गर्म हवा समुंदर की तरफ तथा समुंदर से ठंडी हवा धरती की तरफ जाएगी। आपने मेन माइंड में ठंडी हवा को रखना है। तो ठंडी हवा कहाँ से जा रही है? समुंदर से धरती की तरफ। कब जा रही है? मॉर्निंग के समय। इसीलिए इस समीर को हम क्या नाम देते हैं? समुंदर समीर। क्या नाम देंगे? समुंदर समीर का। और बेटा रात के समय क्या होता है? रात के समय धरती और समुद्र दोनों के ऊपर सूरज नहीं है, तो ये दोनों ही अपने अंदर अवशोषित हीट को बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। धरती जो होती है वो जल्दी जल्दी विकर्ण जो है वो बाहर निकाल देती है और ठंडी हो जाती है, जबकि समुंदर इसके कंपैरिजन रात को गर्म होता है, क्योंकि पानी से ऊष्मा या हीट धीरे धीरे निकलती है। तो रात के समय हम क्या कह रहे हैं कि धरती ठंडी है और समुंदर गर्म है। तो समुंदर के ऊपर जो गर्म हवा होगी वो किस तरफ जाएगी? धरती की तरफ। तो वहां पर जो ठंडी हवा है वो समुंदर के ऊपर जो जगह खाली हुई है उसको भरने के लिए चल पड़ेंगी। समुंदर से गर्म हवा धरती की तरफ और धरती से ठंडी हवा समुंदर की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी। किस समय? रात को। पहले वाले से उल्ट। हमने दिमाग में रखना है ठंडी हवा। तो ठंडी हवा कैसे जा रही है? धरती से समुंदर की तरफ। इसे हम क्या नाम देते हैं? थल समीर का। तो इस तरह से समुंदर समीर तथा थल समीर बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है कि हम गर्मी तथा सर्दी में किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर पर आए हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उसे हवा में वाष्पित होने में सहायता करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। एज वेल एज हम हल्के रंग के कपड़े पहनने पसंद करते हैं। क्यों हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं? इसका कारण क्या होता है कि जो रंग हल्का होता है, जैसे येलो कलर ले लें, तो वो ऊष्मा की विकिरणों को ज्यादा से ज्यादा परावर्तित करता है, हमारे शरीर तक पहुंचने से रोकता है। इसी कारण हमें ज्यादा सूटेबल क्या लगता है कि हम गर्मियों में सूती तथा हल्के रंग के कपड़े पहने। उससे ऑपोजिट सर्दी में हम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? ऊनी तथा गहरे रंग के। ऊनी कपड़ों के जो रेशे होते हैं उनके बीच में वायु फंसी होती है, और आपको पता है जो वायु है वह ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए वो हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देगी, जिसके कारण हमारे शरीर को गर्माहट महसूस होती है। इसीलिए हम ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और स्पेशली ऊनी कपड़ों का रंग कैसा होना चाहिए? गहरा, मीन्स जैसे काला रंग, लाल रंग, जो मतलब इंटेंस कलर हैं, गहरे रंग हैं, उनको हम पसंद करते हैं। ये गहरे रंग जो होते हैं ये सबसे ज्यादा विकिरणों का अवशोषण करते हैं,
जितनी ज्यादा विकिरणें अवशोषित करेंगे उतनी हमारे शरीर में आएंगे और हमें गर्मी महसूस होगी। इसलिए हम सर्दियों में ऊनी तथा गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हीट चैप्टर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस लेसन से कंसर्न क्वेश्चन आंसर। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।